हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज हम अपनी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो उसका लास्ट टॉपिक है पॉलीमर्स, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दी पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज की इस वीडियो के साथ साथ हमारा जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट फर्स्ट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको ये बताना होगा कि हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करें या हम फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट करें पहली यूनिट। तो ये काम आपका है। तो आइए हम अपने लेक्चर वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बहुत सारे ड्रग का एग्जांपल बताया जो कि कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम है या CDDS के अंतर्गत में आती है। अब वहाँ पर मैं बार बार आपको एक पॉइंट टर्म आउट कर रहा था, पॉलीमर्स ये पॉलीमर से बने होते हैं, नैनोसोम्स, माइक्रोसोम्स, इन सब टर्म से मैंने आपको वाकिफ कराया। लेकिन अब बात आती है कि वो पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो सबसे बेसिक सी चीज़ है कि पॉलीमर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई भी ड्रग थी, मान लीजिए कि आपकी प्रोपेनोनॉल ही ड्रग थी। अब वो प्रोपेनोनॉल ड्रग है, अब इसमें आपकी प्रोपेनोनॉल ड्रग है, अब इसके ऊपर आपने एक कोटिंग कर दी कि जिससे कि ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन जाए। तो हमने जिस चीज़ की कोटिंग की उसी को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो सिंपली से हम सिंपल से बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड पॉलीमर। अगर हम एज ए डेफिनेशन NDDS के तरीके से देखें तो ये बोल सकते हैं। अब हम इसके वर्डिंग पर आते हैं कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, कई सारे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एक क्रिस्टलाइन पाउडर या क्रिस्टलाइन सॉलिड जब अनेकों रूप अपने रख लेता है उसको क्या बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसी प्रकार से पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। सिंपल से अगर हम बात करें, जैसे पार्ट्स का क्या मतलब होता है कि आपके जैसे बॉडी पार्ट हो गए, जैसे अंगुलियां हो गई, आपके कान हो गए, नाक हो गए, किडनी हो गई, हार्ट हो गए, सब क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना। उसी प्रकार से पॉलीमर का क्या मतलब होता है, मेनी पार्ट्स, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ एक पार्ट, दैट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। और ये जो पार्ट्स होते हैं मोनोमर भी हो सकते हैं, डाइमर भी हो सकते हैं, ट्राइमर भी होते हैं। और जब ये मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हमारा सिंपल सा ओलिगोमर बनाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे मोनोहाइड्रेट होता है, डाईहाइड्रेट होता है, ओलिगोसैकेराइड वगैरह होता है, ठीक है। उस समय क्या होता है कि आपके जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं 1, 2 से 10 में ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह में आते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हमारे मर्स, चाहे मोनोमर्स, डाइमर्स या ट्राइमर हो, वो आपस में मिल जाते हैं तो आपका क्या बनाते हैं, ओलिगोमर बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल अगर हम बोले तो पॉलीमर्स होते क्या होते हैं कि लार्ज एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंटेन क्या होता है, सेवरल रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या है कि एक ही यूनिट, चाहे वो हमारा मोनोमर अगर 2 हुआ तो बना डाइमर, और डाइमर अगर हमारा मोनोमर के साथ मिला वो हुआ ट्राइमर। अब जब आपस में सब मिल गए तो क्या बन गया, ओलिगोमर हो गया। उसी प्रकार से जैसे आपका ये मोनोमर है, ये डाइमर है, ट्राइमर है, ये जब तीनों आपस में मिल गए तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कई सारी रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़े कंपाउंड का निर्माण करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो सिंपली से मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर आपस में मिला, इसने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किया, इसने क्या बना दिया, ओलिगोमर बना दिया। अब ये जब ओलिगोमर हो गया, इसने फिर क्या किया, अपना पॉलीमराइजेशन, मतलब कहने के कि एक ओलिगोमर, दूसरा ओलिगोमर, तीसरा ओलिगोमर, चौथा ओलिगोमर, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई सारे जब आपस में इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक और नए कंपाउंड का बना लिया, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। पॉली का मतलब कई सारे, मर का मतलब जो हमारे पार्ट्स होते हैं, तो इसमें हमारे कई सारे पार्ट्स होंगे, इसी को बोलेंगे क्या, पॉलीमर, ठीक है ना। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं जिसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। जैसा कि अभी तक हमने अप्रोचेस में भी देखा, डिफ्यूजन में देखा, डिसोल्यूशन में देखा, आयनेशन में देखा, हमने स्टैंडर्ड रिलीज, ठीक है, इन सब चीजों में देखा। और हमने और सारी जो ड्रग का एग्जाम्पल लिया, जैसे नाइट्रोड्यूमर या नाइट्रोग्लिसरीन का हमने एग्जाम्पल लिया। उस सब में जो भी चीज जो जिस पॉलीमर का यूज कर रहे थे उसी पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलीमर होगा ये मेजर रोल इंपॉर्टेंट करेगा, प्ले करेगा किसी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वो भी बेसिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है ना। बाय द रिलीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ड्रग, मतलब हमारी जो ड्रग होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है ना, एक हाइड्रोफिलिक, एक हमारी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉलीमर्स, ये सिंपल ऐसे ड्रग्स जो कि वाटर सोल्यूबल ज्यादा हो उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक ड्रग। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिक ड्रग की, तो ऐसी ड्रग
जिनका वाटर से सोल्यूबलेशन ना हो, वो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल हो, उसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोफोबिक ड्रग। अब मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं उसका क्या मतलब होता है। हाइड्रोफिलिक ड्रग का मतलब होता है कि उसका जो 5% से कम भाग होगा वो लिपिड के साथ सोल्यूबल होगा। और वहीं अगर हम हाइड्रोफोबिक के बारे में बात करें तो हाइड्रोफोबिक ड्रग का 5% से कम पार्ट आपका वाटर के साथ सोल्यूबल होगा। ये है हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफिलिक में एक मोस्ट कॉमन एडवांटेजेस, या हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन हम एक इसके फीचर्स के बारे में बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिग्रेडेड होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायोलॉजिकल फ्लूइड में, जिसकी वजह से वो ड्रग को रिलीज करते हैं। अगर वो बायोडिग्रेडेबल ना हो तो वो ड्रग को रिलीज नहीं कर पाएंगे, और जब ड्रग को रिलीज नहीं कर पाएंगे तो जो ड्रग का हमने जिस लिए इंटेक किया था, जिस एक्शन के लिए हमने इंटेक किया था, वो हमारा एक्शन नहीं हो पाएगा, वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी CDDS की सिस्टम होगी वो फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे इसको ड्रग को, और जो हमारी क्या जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल के पॉलीमर का मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉलीमर जो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में जाकर अपने आप को डिग्रेडेट कर सकें, उनको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशंस के ऊपर में, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मैंने एक शॉर्ट टर्म में क्लासिफिकेशन, जैसे कि अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, 7 नंबर में पूछा, तो आप इस टाइप से लिख सके, तो उसी प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो पॉलीमर होता है उसको हम वेरियस टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बेसिस के आधार पर। पहला क्या है, उसके ओरिजिन या सोर्स, मतलब वो हमको कहाँ से मिल रहा है। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल का मतलब क्या है, जो कि हमको पेड़ पौधों से मिल रहा हो, ठीक है ना। सेमी सिंथेटिक, इसका मतलब क्या है कि हमने उसको पेड़ पौधों से निकाला, उसके बाद लेबोरेटरी में लेकर के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम उसको निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद हम अगर पॉलीमराइजेशन के बेस के बारे में बात करें तो एडिशन पॉलीमर होता है। एडिशन में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोनोमर, ट्राइमर, या अपन आपस में रिपीटेटिंग यूनिट आपस में जोड़ करके एक नए पॉलीमर या ओलिगोमर का निर्माण करते हैं, और यही ओलिगोमर क्या होते हैं कि आपस में मिलकर के पॉलीमराइजेशन के पॉलीमर का निर्माण करते हैं। इसमें क्या जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अगर हम कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो कंडेंसेशन का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम आगे चलकर ये इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे अभी हमने यहाँ पर मोनोमर ट्राइमर देखा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मोनोमर होगा, एक ट्राइमर होगा, एक ओलिगोमर होगा, मतलब डिफरेंट काइंड्स के होंगे। अब वो आपस में मिलकर के आपस में रिएक्शन करेंगे, एक नया पॉलीमर बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और रिंग ओपनिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो हमारे लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं और हमारे क्या हो जाता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमर बन जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बेसिक कंप्लीट आउट कर रहा हूँ, आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर के आधार पे देखें तो लीनियर पॉलीमर मतलब जिनका स्ट्रक्चर लीनियर हो, चेन के तरीके से हो, ब्रांच हो, मतलब जैसे जैसे पेड़ की शाखाएं निकली थी उस टाइप से हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है पॉलीमर, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। होमो एंड कोप्लो या कोप्लीमर्स भी होते हैं, कोप्लीमर्स भी इसका क्या है, क्लासिफिकेशन के स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रबर में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, प्लास्टिक में इलास्टिसिटी कम होती है, फाइबर्स में और कम होती है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्लास्टिक और फाइबर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रबर, ठीक है ना। बेस्ड ऑन थर्मल रिस्पॉन्स के आधार पर, जैसे थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब हुआ कि मतलब उस टेम्परेचर का वह पॉइंट जहाँ पर जो हमारा जो भी पॉलीमर होगा अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मल्टीपार्ट को चेंज कर लेता है, दैट्स कॉल्ड क्या, थर्मोप्लास्टिक लाया जाता है। अगर हम थर्मोसेटिंग के बारे में बात करें तो कोई भी एक्स रेज किरणें, जैसे आपकी एक्स रेज वगैरह हो गई, गामा रेज हो गई, तो अगर उसको हम डायरेक्टली अपने पॉलीमर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें होने वाले चेंजेस जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग बोलते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसका मतलब क्या जाएगा, अगर हमने किसी पॉलीमर के ऊपर एक्सरे को हमने सिंपल सा डायरेक्ट करके उसका परिकिरण करवाया तो हमारे उसमें जो चेंजेस हुए वो किसकी वजह से हुए, थर्मोसेटिंग, ठीक। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द सोर्स। अब देखिए इसके बारे में हम एकदम ब्रीफली पढ़ते हैं कि सोर्स के आधार पे जो हमारे नेचुरल सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक थे, ठीक है ना, एडिशन, कंडेंसेशन वगैरह थे, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है आपका नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर सिंपल से मैंने आपको बताया कि हमको नेचर से प्राप्त होता है, मतलब हमारे प्रकृति से हमको मिलता है, ठीक है ना।
प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया लेकिन हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कैन बी पॉलीसेकेराइडेड एंड प्रोटीन इन केमिकल नेचर, मतलब ये पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि जो शुगर की मॉइटीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, उनको ये कार्बोहाइड्रेटिंग इन नेचर भी हो सकते हैं एंड प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको हम बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। बायोपॉलीमर्स क्यों बोलते हैं? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब जो हम जिंदा हो, और जिंदा कौन रहते हैं? जो नेचर में रहते हैं, ठीक है ना, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं? बायोपॉलीमर्स भी बोल रहे हैं। एंड ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके बॉडी के फ्लूइड के अंदर पहुंचेंगे, मतलब कहने का क्या है कि जैसे ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर जैसे आपके बॉडी के फ्लूइड के साथ में जाएगा, वो क्या करेगा? अपने आप को डिग्रेडेट करने लगेगा। उसी डिग्रेडेशन को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? सिंपल से नेचुरल पॉलीमर होते हैं। अगर वही हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बात करें तो ये जो पॉलीमर होते हैं वो केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा जो नेचुरल पॉलीमर होता है उसको केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीएमसी एक आई ड्रॉप भी आता है कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोज के नाम पे, जहाँ पे हमारी आंखों में स्वेलिंग वगैरह होती है, उस समय हम इसको अपनी आंखों में आई ड्रॉप की सहायता से इंटेक करवाते हैं, डालते हैं ऑकुलर में, तो हमारे को क्या होता है कि जो हमारी आंखों की सूजन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आपका क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है कि जिसको मैंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? सिंथेटिक केमिकली बाय टेकिंग रिस्पेक्टिव मोनोमर, मतलब उस मोनोमर को हमने केमिकली अपने लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर किया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नायलॉन हो गया, पॉलीएथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें तो पहला क्या होगा? एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि मोनोमर जो होंगे वो गेट एडेड टू द फॉर्म ए लॉन्ग चेन, मतलब कहने का क्या है? मोनोमर मोनोमर मोनोमर, तीन मोनोमर मिलके क्या बनाएंगे? आपका क्या बनाएंगे? सिंपल सा ट्राइमर बनाएंगे। और वही फिर उसमें क्या मिलेगा? फिर मोनोमर दूसरा चला जाएगा, तो पॉलीमरेज रिएक्शन के द्वारा ये क्या कर देंगे? आपका एक लंबी चेन बना लेंगे मोनोमर को, मोनोमर की, और क्या सिंपली कहलाएंगे? पॉलीमर। इसी को क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पॉलीएथाइलिन हो गया एंड पॉलीस्टाइरिन हो गया। देखिए पॉलीस्टाइरिन का एक बेसिक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो आपका टाइफाइड की टेस्टिंग वगैरह होती है, आपने विडाल टेस्ट देखा होगा, ठीक है ना। आपने सिंपल सा बायोलॉजिकल ऐसे भी देखा, एलिजा टेस्टिंग देखी होगी, इम्यूनोब्लॉटिंग टेस्टिंग देखी होगी, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। तो उसमें भी हमारा क्या यूज होता है? पॉलीस्टाइरिन ही यूज होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या था? कंडेंसेशन। देखिए एडिशन में क्या था कि मोनोमर जुड़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या था? रिपीटेड कंडेंसेशन होगा। किसका? दो डिफरेंट, मतलब कहने के क्या वो हमारे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, ओलिगोमर, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मोनोमर है, उसी प्रकार से यहाँ पे मोनोमर, यहाँ पे डाइमर, यहाँ पे ट्राइमर, ऐसे करके भी डिफरेंट काइंड के जो हमारे बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट होंगे वो आपस में जुड़ करके एक नई चेन का आविष्कार करेंगे, नई चेन को बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे आप? कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो हम जैसे पॉलीस्टर्स हो गया, पॉलीएमाइड हो गया, ETC हो गया, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आपका क्या था? रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जो कि क्लीवेज के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा एक लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं एंड देन पॉलीमराइज होते हैं। अब देखिए इसको आपको रिंग ओपनिंग को समझना चाहिए। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि आपका एक पॉलीमर है, ठीक है ना। अब ये पॉलीमर का क्लीवेज हो गया, क्लीवेज होने के बाद ये सिंपल सा किस प्रकार से बन गया? इस प्रकार से बन गया, ठीक। तो ये हमारे क्या जाएगा? रिंग इसकी ओपन हो गई, तो ये हम क्या बन गया? लीनियर में बन गया। तो ये हमारा क्या बनाता है? रिंग ओपनिंग पॉलीमर बनाता है। अब जब यही हमारे कई सारे रिंग ओपनिंग होगा, ये भी बनेगा, ये भी आपका पॉलीमर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में मिलकर एक नए पॉलीमर का निर्माण करेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिंग ओपनिंग पॉलीमर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आता है किसके बेसिस पे? उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो पहला क्या है आपका? लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में सिंपल सा अगर आपको नाम से ही सुनाई, मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो इसमें मोनोमर्स लगे होंगे, जो ट्राइमर्स लगे होंगे, वो एक स्ट्रेट पाथ में लगे होंगे, एक लाइन में लगे होंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? लीनियर पॉलीमर्स बोला गया। और ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लाइन को एंड लेंथ को, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंपल सा देख सकते हैं कि हमारे मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक लीनियर कंडीशन में, लीनियर लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं पॉलीब्यूटाडाइइन, ये हमारे क्या होता है? लीनियर पॉलीएथाइलिन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा था ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। ये सिंपल सा ब्रांच का मतलब जिसमें शाखाएं लगी हो, तो ये कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सेम ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी ब्रांचेस होंगी वो लीनियर होंगी, ठीक है ना। अगर लीनियर ना हो तो क्रॉस लिंक में चली जाएंगी। तो सिंपल सा जैसे मोनोमर्स है, इसमें क्या होगा? हमारे लीनियर और मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, फिर हमारा मोनोमर्स की चेन है, फिर हमारे यहाँ पे मोनोमर्स के यूनिट जुड़ी हुई है, तो इसी को बोला
जाता है क्या, ब्रांच्ड पॉलीमर्स बोला जाता है। उसके बाद इसमें थर्ड आता है क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर। तो दीज पॉलीमर्स कंटेन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट दे आर लिंक्ड थ्रू द ब्रिज टू फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं कि आपका मोनोमर्स मिलकर के एक चेन बना, यहाँ पे मोनोमर्स मिलकर के एक चेन बना। इसने क्या किया कि एक पॉलीमर ब्रिज के द्वारा, मतलब सिंपल से मतलब मोनोमर ब्रिज के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ दिया। दैट्स कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजेल्स हो गए, वुल्केनाइज्ड रबर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे किस में आते हैं, क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर में आते हैं अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्या, एमॉर्फस पॉलीमर। देखिए एमॉर्फस की एक खासियत ये होती है कि वो ऑर्डर अरेंजमेंट शो नहीं करता है। अगर हम बात करें ऑर्डर अरेंजमेंट और नॉन ऑर्डर अरेंजमेंट की, जैसे कोई भी सॉलिड होता है तो उसका एक ऑर्डरी मतलब अरेंजमेंट होता है, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस के बारे में बात करें तो इसका कोई मतलब ऑर्डर ही नहीं होगा। कुछ यहाँ पे लगे होंगे, 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 कुछ यहाँ पे लगे होंगे। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर में नहीं है, मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए इसको बोला गया क्या, एमॉर्फस बोला गया। जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है वो शार्प नहीं होता है। अगर एग्जांपल बोले तो ब्यूटाडाइन रबर हो गया, एटाक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड आता है क्या आपका, क्रिस्टलाइन पॉलीमर। सिंपल सा क्रिस्टलाइन जस्ट अपोजिट होता है एमॉर्फस का। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो एक चेन में होता है और सेम एक्सटेंट में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन हो गया एंड पॉलीएथाइलिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, होमो पॉलीमर्स आता है। तो होमो का मतलब सिंपल सा आप जानते हैं कि जैसे सिमिलर का मतलब आप समझ नहीं रहा कि जो मोनोमर की चेन लगी होगी, रिपीटेटिंग यूनिट लगी होगी, वो एक ही प्रकार की होगी, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रकार की हो। तो होमो का मतलब सेम और पॉलीमर्स का मतलब, जिसमें पॉली का मतलब हमारी क्या होता है, बहुत सारे, और मर्स का मतलब जो पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे पार्ट जो आपस में मिलकर एक मतलब एक सिंपल सा एक ही प्रकार का पार्ट जो कि मिलकर के एक पॉलीमर बनाता है, डेट्स कॉल्ड होमी पॉलीमर। जैसे आप देख सकते हैं वाई, ये आपका क्या हो जाएगा कि मतलब काइंड्स हो गया किसके, रिपीटेटिंग यूनिट होंगे पॉलीमर्स या मोनोमर्स के। तो एग्जांपल के तौर पे पॉलीब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम कोपोलिमर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट, जैसे XYZ या XYY या XYZZZ, इस प्रकार से बन सकता है। इसको बोलेंगे क्या, पॉलीस्टाइरीन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रबर, फाइबर एंड प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। तो रबर के बारे में भी आप जानते हैं, प्लास्टिक के बारे में भी जानते हैं, और आई थिंक आप इलास्टोमर्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो रबर क्या होता है, सिंपल सा रबर ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम खींचते हैं तो बढ़ता है। जैसे लड़कियाँ जो बाल बांधती हैं गेटिस वगैरह से, जुड़ा वगैरह से, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको इलास्टिक ही होता है, मतलब रबर ही होता है जो मतलब जिसको खींचा जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। नोट जो आप गड्डी कमाने वाले हैं, 500-500 की गड्डी, 1000-1000 की, 2-2000 की गड्डी जो कमाएंगे, आपके घर में आएगा, आप नौकरी करेंगे, आप फार्मासिस्ट हो जाएंगे, कोई क्लिनिक चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा, पैसा तो सब कमाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री जाएगा सब पैसा कमाएंगे। तो उस पैसे में जो रबड़ लगती है ना, छोटी सी रबड़ पैसे में लगाओगे बड़ी हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो दी यार इलास्टोमर जिसको खींच कर बढ़ाया जा सके, एंड हाई मॉलिक्यूलर एमॉर्फस पॉलीमर होता है। एमॉर्फस मतलब उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, एंड वेरी लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो उस टेम्परेचर पे जहाँ पर हमारा जो पॉलीमर है वो मतलब चेंज ना हो। अगर उस टेम्परेचर से ऊपर चले जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक को आपने इतना हद तक गर्म किया कि वो गलने लगा, तो ये क्या जाएगा, ओवर मतलब हाई ग्लास ट्रांजिशन। अब प्लास्टिक को आपने एक लिमिटेड में गर्म किया तो उसका मतलब क्या जाएगा, उसका चेंज फिजिकल चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, वो क्या जाएगा, लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। डीज पॉजिटिव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है ड्यू टू वीक इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉलीब्यूटाडीन हो गया एंड हमारा नेचुरल रबर हो गया। अब सेकंड आता है क्या, प्लास्टिक। तो दे आर स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर, मतलब कहने का क्या है कि जो इलास्टोमर्स होते हैं, जो रबर होते हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी देखें, प्लास्टिक की कुर्सी देते हैं, आप उसको खींच कर बढ़ा नहीं सकते हैं, हालांकि उसको गर्म करके दूसरा शेप दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम एज आ रूम टेम्परेचर पे देखें तो उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जिस अरेंजमेंट में है उसी अरेंजमेंट रहेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है। किसके अकॉर्डिंग टू, रबर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। और दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोपाइलाइन एंड पॉलीएथाइलिन हो गया। उसके बाद थर्ड आता है फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे
जो फाइबर मतलब प्लास्टिक और फाइबर में क्या अंतर है, देखो प्लास्टिक जो होती है वो पारदर्शी नहीं होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जबकि जो फाइबर्स होते हैं हमारे कुछ वो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना। दीज आर लीनियर, हाईली सिमेट्रिक, हाई मॉलिकुलर वेट एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका आ गया पॉलीएथाइलिन टेराफिलेट, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे आएगा, थर्मल रिस्पॉन्स पे। तो अब मैंने आपको थर्मल रिस्पॉन्स पे ऑलरेडी बताया क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक, तो ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पर जो हमारी पॉलीमर होते हैं वो फ्लो करने लगे या टेकिंग केयर दैट टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग बिलो द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा जो पॉलीमर वो डिकम्पोज ना हो और फ्लो आउट हो सके। जैसे प्लास्टिक को गर्म करने के बाद वो कार्बन ना बने, वो फ्लो कर सके, उस कंडीशन उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक टेम्परेचर बोलेंगे। एंड दे फॉर्म डायमेंशनल मटेरियल अपॉन कूलिंग, और जैसे हम इसको कूल करेंगे डायमेंशनल मटेरियल बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीएथाइलिन हो गया। उसके बाद सेकंड आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो ये पॉलीमर क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं अपॉन हीटिंग और ट्रीटिंग विद हाई एनर्जी रेडिएशन, लाइक एक्सरे वगैरह हो गया। हेंस दे फॉर्म स्टेबल मास, इसलिए ये स्टेबल मास अपने आप में बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रॉस लिंक्ड रेजिन्स हो गया, इलास्टोमर्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा के बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स, मतलब जो अभी तक हमने पॉलीमर्स के बारे में बात की, उससे क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की, उसके अबाउट में उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की। अब हमको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो पॉलीमर्स हम यूज कर रहे हैं अपने ड्रग को बनाने के लिए, उसको एक नया फार्मूलेशन देने के लिए, एक नया डिजाइन देने के लिए, आखिर उस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, उसकी क्रिस्टलिटी कितनी होनी चाहिए, वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है या वाटर सॉल्युबिलिटी या हाइड्रोजेल्स है, या वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे पिघलता है या नहीं, हाइड्रोफिलिक है या क्रिस्टलिटी है या नहीं। तो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ बीच में, जैसे कि अच्छा लगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में जैसे मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है ना, क्रिस्टलिटी हो गया, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। उसके बाद पॉलीमर हाइड्रोफोबिसिटी, जिसमें आपकी हाइड्रोफोबिक पॉलीमर आ सकते हैं, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर आएंगे, वाटर सोल्यूबल पॉलीमर आएंगे, हाइड्रोजस पॉलीमर आएंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोफिलिक और वाटर सोल्यूबल में मैंने आपको जस्ट अभी अंतर बताया था कि हाइड्रोफिलिक की कंडीशन क्या होगा कि जो लेस देन 5% जो आपका परसेंटेज होगा वो सोल्यूबल होगा किसमें, आपका लिपिड में। लेकिन अगर हम हाइड्रोफोबिक के बारे में बात करें तो लेस देन 5% जो होगा किसका, हमारे पॉलीमर का पार्ट, वो सोल्यूबल किसमें होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो पहले बात करें हम मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, बेसिकली अगर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड के, चाहे पॉलीमर्स ले लीजिए या किसी भी वस्तु या किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट्स के लिए, जो उसको जितने ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ज़्यादा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो होगी। कैसे होगी, अगर मॉलिक्यूलर वेट सीधा डिफाइन करता है क्या, उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उसकी मजबूती को। ओनली एवरेज मॉलिक्यूलर weight as यूज्ड एज अ पॉलीमर इन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, मतलब कहने का क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट एवरेज हो, इसका मतलब क्या, ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो या तो बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में पॉलीमर का यूज नहीं करते, केवल एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर का ही यूज हम करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलीमर हाइड्रोफोबिसिटी, जिसमें पॉलीमर का मतलब जैसे क्या होता है, एक्वस एनवायरमेंट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, उसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, वो क्या कर देगा, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स। अब उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा, कैसे डिटरमाइन करेगा, अगर वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गया तो इसका मतलब वाटर सॉल्युबल पॉलीमर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। या 5% से कम हुआ तो इसका मतलब क्या जाएगा, वो हाइड्रोफोबिक है। अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा पॉलीमर हमने लिया, एक्वस एनवायरमेंट में गया, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, उसमें डिटरमाइन करने के स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स को, ठीक है ना। अब इसमें पहला क्या था, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या था, हेट टू द वाटर, मतलब जो पानी से नफरत करता हो, और लवर ऑफ द लिपिड, मतलब जो कि लिपिड के लवर होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीमर्स व्हिच डू नॉट अलाउ वाटर टू परमेट थ्रू एंड एब्जॉर्ब लेस देन 5% ऑफ द वेट ऑफ द वाटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 ग्राम हाइड्रोफोबिक पॉलीमर लिया है तो 100 ग्राम का 5 ग्राम पानी से कम उसमें एब्जॉर्ब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अब हाइड्रोफोबिक पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है ना। एंड दीज पैरामीटर डिटरमाइन द, और ये जो पैरामीटर होंगे उस पॉलीमर की स्टिफनेस का मतलब जो कड़कपन होता है, हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी, मतलब उसकी जो एक लीनियर पाथ में
होगी, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, उसकी रिमेनिंग किस प्रकार से होगी पॉलीमर की, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बताता है। उसके बाद दूसरी क्या है आपकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स, ठीक है ना, ये क्या होता है लविंग विद द वाटर, मतलब कहना है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब पॉलीमर व्हिच एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%, ऐसे पॉलीमर जो कि 5% से ज़्यादा पॉलीमर को वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर बोलेंगे। अब ये जो पैरामीटर होंगे उस मतलब जो पॉलीमर होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उस जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी समझना कि जैसे आपने टूथब्रश का ब्रेक देखा होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब घुमावदार कितना, मतलब उसके लचीलापन कितना है, ठीक है ना। एंड प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप, एग्जांपल जैसे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी हमको क्या बताएगा, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स का प्रॉपर्टीज बताएगी, ठीक है ना। उसका थर्ड आता है वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स, तो डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विद देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब समझ रहे हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो वो फुली डिजॉल्व हो जाए वाटर में, उसको क्या बोलेंगे, वाटर पॉलीमर या वाटर सोल्यूबल पॉलीमर, जैसे पॉलीएरिक्लिक एसिड हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ आता है आपका हाइड्रोजन, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बट नॉट डिजॉल्व ड्यू टू देयर कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग। अब इसका एग्जांपल मैं आपको जेल से देता हूँ। देखिए आपने जेल को देखा, या मैं आपको सिंपल से आपके लेबोरेटरी का एग्जांपल देखा हूँ, आपने अकेसिया को पानी के अंदर डाला होगा, या अगार को कभी आपने पानी के अंदर डाला होगा, या आपने कभी सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया बनाया होगा, अगार मीडिया बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो मटेरियल है सॉलिडिफाइड हो जाता है, उस कंडीशन को सुपर सेचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाटर को तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो एक क्रीम टाइप का पेस्ट बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। जैसे आपका डाइक्लोजल आता है, मूव आती है, ठीक है, नूरामेंट वगैरह जो आता है, उसके बाद जो आपके बेबी लोशन वगैरह जो आते हैं, ये सब हमारे क्या था, हाइड्रोजेल्सी होते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर को इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि थोड़ा सा हमारे क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब कहना समझ रहे हैं ना कि वो उसका मतलब कहने का क्या है, स्टिकी होने का मतलब क्या है कि जो उसकी थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, हाइड्रोजेल्स वही होते हैं। थर्ड क्या है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, द टेम्परेचर बिलो द व्हिच पॉलीमर इज हार्ड ब्रिटल एंड स्टिफनेस। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी चेंजेस ना हो, वो हार्ड रहे, ब्रिटल रहे, स्टिफ रहे। एंड टेम्परेचर अगर उसके टेम्परेचर को हमने उससे अबव कर दिया तो वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड फ्लेक्सिबल। जैसे आपने प्लास्टिक को गर्म करते वक्त देखा होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर आप प्लास्टिक को मोड़ करके किसी भी शेप में दे सकते हैं, वो सॉफ्ट भी हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। उसके बाद हम क्रिस्टलिटी के बारे में बात करें तो पॉलीमर शो क्रिस्टलिटी व्हेन दे शो एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीमॉलिक्यूल। देखिए ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रिवीजन मान लीजिए आप इसका। दीज प्रॉपर्टीज इम्पार्ट स्टिफनेस टू पॉलीमर, रिड्यूसिंग परमेबिलिटी टू द वाटर, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ द पॉलीमर, मतलब हमारे पॉलीमर के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहला क्या है, देखिए ये सॉल्ट है, अभी हम इसके थोड़ा लॉन्ग भी बारे में बात करेंगे, ओकुलर वगैरह को लेकर, ट्रांसडर्मल प्रोजेस्टेट। देखिए एडवांटेजेस के बारे में देखो, अगर आपको एक सिंपल सा अगर पॉलीमर को आपको समझना है तो जैसे प्रेगनेंसी किट आती है, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो 6 महीने के लिए मतलब टोटली प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है, मतलब किसी भी कंडीशन में कुछ भी जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जो गैमेट्स वाला फर्टिलाइजेशन में मतलब दो लोगों का आपस में हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी बार बार आ रही है, तो आप क्या करते हैं कि आप मेडिकल पे जाते हैं, 6 महीने की एक प्रोटेक्शन उठाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप शायद प्रेगनेंसी किट वगैरह के नाम से जानते हो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या किस नाम से जानते हैं, एक प्लस डॉक्टर के तरीके से आता है, आपने एड ब्रेक भी देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आखिर 6 महीने तक प्रेगनेंसी को कंट्रोल कैसे किया होता है, ये आपने कभी दिमाग में लगाया, वही हमारा क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वही हमारा क्या है, पॉलीमर्स की वजह से है, जिसकी वजह से जैसे कुछ अंदर मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन वगैरह के कुछ चांसेस होने लगते हैं, वो ड्रग क्या होती है, उसमें से रिलीज आउट होने लगती है और फिर क्या जाता है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव काम करने लगती है, ठीक है ना। तो यही हमारा एज अ पॉलीमर का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं जो कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया कि ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं वो फिर नहीं हटेगी। आपको ये समझ में आ गया पॉलीमर का एडवांटेजेस क्या है। आप पहली बात, इंप्रूव थेरापेटिक एक्टिविटी, मतलब उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, इसका मतलब क्या है, जो पेशेंट के कॉम्प्लिकेंस, इसका मतलब क्या है, जैसे भैया क्या किया हमने 4 खुराक दवाई लेकर आया, हमको खाना था सुबह शाम दोपहर और फिर सुबह खाना था, हम दोपहर वाला मिस कर गए, क्या खेत में काम था, करना सीख रहे थे, कुछ कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, भूल गए भाई, शाम का भूल गए, दोपहर का भूल गए। तो ये पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है ना। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमने एक बार ड्रग दे दी तो 6 महीने प्रोलॉन्ग तक चली गई, फिर हमको मिस किया, पढ़ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये सब
नहीं, तो हमको ये याद रहेगा कि हमने दवाई खाई थी, तब नहीं भूलोगे। अगर दवाई खानी है, आपको खेत में काम है, तो आप दवाई भूल जाओगे, लेकिन आपने दवाई को खा लिया, खेत में काम नहीं है, तब आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ड्रग टारगेटिंग, ड्रग को टारगेट करेगा कि किस साइट ऑफ एक्शन पे आपको ज़रूरत है। इंप्रूव डोसेज प्रोफाइल, मतलब उसकी जो डोसेज प्रोफाइल होगा इसको इंप्रूव करेगा। एंड एज अ कैरियर मॉलिक्यूल पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके हम कुछ बेसिक से एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो दी प्रोडक्ट कैन बी इम्प्लांटेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ हुआ नीडेड, मतलब जहां हमको जरूरत होगी वहां पर हम इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो ड्रग होती है इनकैप्सुलेट होती है, जिससे कि हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द या टाइम तक इसको रिलीज आउट कर सकते हैं। एनिमुलेट द इंजेक्शन ऑफ मल्टीपल डोसेज, जिसका मतलब कहने का क्या है कि आपको बार बार किसी भी ड्रग का इंजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको आपने एक बार इंटेक किया, उसके बाद प्रोलॉन्ग 6 महीने 4 महीने 3 महीने तक चलता गया, जिसकी वजह से आपको बार बार ओरल रूट से या पैरेंटल रूट से किसी भी टाइप का ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फेवरेबली अल्टर बायोडिस्ट्रक्शन ये फॉर्मुलेटेड इनटू डेंस नैनो पार्टिकल। बायोडिस्ट्रक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ ड्रग के बारे में देखा होगा कि एसिड की उपस्थिति में जाकर के डिग्रेडेट हो जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन को इसमें हम जाकर के अल्टर कर सकते हैं अगर उसको हम नैनो पार्टिकल्स में बनाएं तो। मेक ड्रग अवेलेबल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब कहने का कि उसका एक्शन बढ़ जाता है। दे पॉलीमर कैन प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द फिजिको केमिकल डैमेज, मतलब जो फिजिको केमिकल मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन वगैरह हो गया, उस कंडीशन मतलब टेम्परेचर वगैरह हो गया, उसमें इसको क्या कर सकते मतलब प्रोटेक्ट किया होता है। और जो पॉलीमर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। रेजर्वियर बेस्ड सिस्टम इंक्रीज द वाटर सोलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग, मतलब कहना क्या कि कोई ऐसी हाइड्रोफोबिक ड्रग है और उसको आपको वाटर सोलिबिलिटी बढ़ानी है तभी वो अपना एक्शन दे पाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उसको CDDS के अंतर्गत लेकर आएंगे, उसकी वाटर सोलिबिलिटी बढ़ाएंगे पॉलीमर की सहायता से, वो हम ड्रग को इंटेक करेंगे, जैसे टेलमिसर्टन वगैरह आती है। एंड एनेबल दी हाइड्रोफोबिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये फॉर्मुलेटेड एज अ मिसल्स। मिसल्स आप जानते ही होंगे कि जब मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो जैसे मिसल्स क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। पानी में आपने निरमा डाला, ठीक है ना, जो उसका झाग बना उसकी रेट से वो झाग बना, इसी को क्या बोलेंगे मिसल्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या मिसल्स बोलते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म, मतलब कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म में हमारे पॉलीमर का क्या यूज है। जैसे अकुसर्ट सिस्टम, अकुसर्ट सिस्टम का अकु का मतलब क्या होता है आपकी आंखें, और सर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसके ट्रीटमेंट में, तो अकुसर्ट का मतलब जो ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है उसको उस सिस्टम को क्या बोलेंगे अकुसर्ट सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें ड्रग रेजर्वियर, रेजर्वियर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं इनटू द पॉलीमर इज कॉल्ड रेजर्वियर, ठीक है ना। अब इसमें जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी पिलोकार्पिन होती है। क्या आप जानते हैं कि जो ग्लाउकोमा होता है उसमें कौन सी ड्रग काम करती है, जल्दी बताओ, पिलोकार्पिन काम करती है, ठीक। अब हमारे जो इसमें पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होंगे वो ट्रांसपेरेंट सीट होगी किसकी माइक्रोपोरेस की, और माइक्रोपोरेस किसकी सीट होगी एथाइलिन विनाइल एसीटेट की होगी। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, ये जैसे ही टीयर फ्लूइड के साथ में जाएगा इंटर करेगा, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे माइक्रोपोरेस होंगे, उस मतलब देखिए ये हमने ड्रग इंटेक की मतलब अपने आँख में डाला, और उसके बाद क्या करेगा जैसे ही टीयर फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा इसमें मतलब पॉलीमर में छोटे छोटे पोर लगे होंगे, पोर का मतलब छेद लगे होंगे, माइक्रोपोर जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तब जो हमारे टीयर फ्लूइड के इसके अंदर चल जाएंगे, वाटर तो चला गया, अब इसको ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करने का मतलब क्या रिलीज करेगा इस ड्रग को, तो रिलीज करता रहेगा। कब तक रिलीज करेगा 7 दिन तक ये रिलीज करता जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसडर्मल माइट्रो, इसमें आता है क्या नाइट्रोग्लिसरीन आता है। इसमें जो ड्रग रिजर्वियर नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पे यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, ठीक याद है कि नहीं याद है, भूले तो नहीं हो ना, मैंने आपको बताया था 5वें सेमेस्टर में हर एक चीज़ नाइट्रोग्लिसरीन का कैसे काम करता है ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक। नाइट्रोग्लिसरीन लैक्टोज ट्रिचुरेट इन सिलिकॉन, इसका क्या होता है एक ड्रग रिजर्वियर होता है, और इसमें पॉलीमर कौन सा होता है सिंपल सा लैक्टोज ट्राइचुरेट होता है जो कि सिलिकॉन से बना होता है। मेम्ब्रेन इसमें कौन सी होती है इलेपोसाइडल मेम्ब्रेन होती है जो कि किसकी बनी होती है एथाइलिन विनाइल एसीटेट की बनी होती है। इसका फीचर्स क्या होता है कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर डे ये रिलीज करती रहेगी किसको नाइट्रोग्लिसरीन को, जिसकी वजह से आपका एंजाइना पेक्टोरिस क्या जाएगा ट्रीटेबल रहेगा। उसके बाद प्रोजेस्टेट आईयूडी मतलब ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस होती है, ठीक है ना, जो कि क्या कहते हैं प्रोजेस्टान क्रिस्टल में बनी होती है, और सिंपल सा बात करें ये सिलिकॉन फ्लूइड की भी बनी होती है, ठीक है ना। ड्रग रिजर्वियर की होते हैं प्रोजेस्टान, प्रोजेस्टान का क्या यूज है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसका हम यूज करते हैं। इसका फीचर्स क्या होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस होती है, रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन को कितने 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज रेट, जैसे मैंने आपको प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरे के बारे में बात करते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन,
अब इसमें पहला क्या आता है, नाइट्रोडर। नाइट्रो का मतलब क्या जाता है, सिंपल सा नाइट्रोग्लिसरीन ही आप समझ लीजिए, ठीक। नाइट्रोग्लिसरीन आपने समझ रहे हैं क्या होता है, सिंपल सा, जो कि आपका इंजन पेट्रोलिस को ट्रीट करता है, ठीक। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, सिंपल से प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि ग्लिसरॉल का हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, उसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल लेते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और उसको एक मोल्ड में रख देंगे, उसको एक बराबर शेप मिल जाएगा, उसके अंदर हम ड्रग डिस्पैच कर देंगे। अब इसका फीचर्स क्या है, ट्रांसडर्मल पैचेज जो होते हैं अप्लाइड ऑन इंटेक स्किन एंड यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब आपने सुना होगा कि आप ट्रांसडर्मल उसको रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीटेबल हो गया, और इसका जो रिलीज रेट हो गया 0.5 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से इसका रिलीज होगा। उसके बाद क्या आता है, कंप्यूडोज सबडर्मल इम्प्लांट होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेडायोल, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपका एक सेक्स हार्मोन्स ही है। इज माइक्रोनाइड एंड डिस्पर्ट इन अ विस्कस सिलिकॉन पॉलीमर। इसका जो फीचर्स क्या होता है कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से रिलीज होता है, और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, एनिमल की जो ग्रोथ होती है उससे कंट्रोल में। उसका थर्ड कहता है माइक्रो रिलीजियर पार्टीशन। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोडिक सिस्टम लगा होता है, जिसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन एंड लैक्टोज का मिक्सचर होता है, और किसमें आप ट्रिचुरेट कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं, किसमें 40% पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल में। अब इसका फीचर्स क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि आपका पहला आता है यूक्ट्रिन टैबलेट। इसका जो ड्रग इसमें होते हैं फेनाइल प्रोपेनलामाइन होती है HCl, इसको सेल्यूलर ट्राइसिलिकेट में हम सिंपल सा क्या करते हैं, उसको इन्वेलप कर देते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जो हंगर सप्रेशन, मतलब जो एपिटाइट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक। और क्या करता है ये, अगर आपको भूख कम लगेगी तो आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक। एलजेट ऑस्मोटिक पंप यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ द ड्रग एट द डिस्पेंडेड ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ द 1 to 4 वीक्स। मतलब कहने का क्या है, किसी भी ड्रग को 1 से 4 वीक तक आपके बॉडी में रिलीज आउट हो, इसके लिए हम एक ऑस्मोटिक पंप का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एलजेट ऑस्मोटिक पंप। अब इसके अदर्स क्या है, इसके एडवांटेज, जैसे इमीडिएट रिलीज सिस्टम। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो ड्रग होगा, हम इमीडिएट, हमको एक्शन चाहिए उसमें कंडीशन, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन आपने जैसे जुबान पे रखी, तुरंत डिजोल्यूट हुए, और डिजोल्यूट होने के बाद तुरंत आपको एंजाइना पेक्टोरिस से आराम दे दिया, ठीक है ना। मॉडिफाइड रिलीज सिस्टम, हम जो रिलीज सिस्टम होगा उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज या डिलेड रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज सिस्टम हो गया, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव डोसेज फॉर्म हो गया, जिससे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो इरिटेटिव ना हो। तो यहाँ पर आज आपकी टोटल फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है NDDS की, ठीक है ना। तो हमने आज पहली यूनिट कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने पॉलीमर्स भी पढ़ लिया और कंट्रोल रिलीज सिस्टम भी पढ़ लिया, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ मिलेंगे, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आपके कमेंट करेगा इंतजार। थैंक यू फॉर वाचिंग द